नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश को। राष्ट्रकूट वंश से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इस वंश को इस तरह से कवर करेंगे कि इसके सभी मेन पॉइंट हम याद कर लें और वही हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी वो दंती दुर्ग ने की थी। बहुत सारे एग्ज़ाम में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है दंती दुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ये चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना से पहले ये चालुक्य राजाओं के अधीन थे और जिनकी राजधानी मान्यखेत मालखेड़ा शोलपुर के निकट थी। वर्तमान में जो मालखेड़ा शोलपुर के निकट थी। दंती दुर्ग में आपको याद क्या रखना है? ये आपको याद रखना है कि दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। कहाँ करवाया था? उज्जैनी में करवाया था। और किसने करवाया? दंती दुर्ग ने करवाया। और जो इसने ये यज्ञ करवाया था, इस यज्ञ को महादान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज़ आपको दंती दुर्ग में याद रखनी है। दंती दुर्ग के बाद जो राष्ट्रकूट वंश का शासक बनता है वो था दंती दुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण प्रथम को आपको अच्छे से याद रखना है। इसने जो वातापी के चालुक्य थे उनका पूर्ण रूप से ही दमन कर दिया, उनको पूरी तरह से उसका नाश कर दिया, चाहे पराजित कर दिया। और जो आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो एलोरा के कैलाश मंदिर थे उसका जो निर्माण करवाने वाला कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम था। आगे है जी, जो कृष्ण प्रथम का पुत्र था गोविंद द्वितीय, ये कृष्ण प्रथम के बाद शासक बनता है, लेकिन ये इतना योग्य नहीं था और इसी के भाई ने, कृष्ण प्रथम के दूसरे पुत्र ध्रुव ने इसको राजगद्दी से हटा दिया, गोविंद द्वितीय को, और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। और राजगद्दी पर बैठते ही जो ध्रुव था इसने उत्तरापथ की ओर अभियान किया। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जो ध्रुव था इसने गंगा जमुना को अपना प्रतीक बनाया और उसको फिर अपना राज चिन्ह बनाया। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि ध्रुव ने गंगा जमुना को अपना गंगा जमुना के प्रतीक को अपना राज चिन्ह बनाया था। आगे पूछा जाता है कि जो कन्नौज को लेके त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने सबसे पहले जो भाग लिया था? तो आपका आंसर होगा ध्रुव। ध्रुव ही ऐसा पहला शासक था जिसने जो कन्नौज को लेके त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें भाग लिया। इसमें और था गुर्जर प्रतिहार वंश था और इसमें पाल वंश था। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट तथा पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना द्वाब के पास पराजित किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रतिहार नरेश वत्सराज को तो झांसी के निकट तथा पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना द्वाब के पास पराजित किया था। गोविंद तृतीय ध्रुव का ही पुत्र था। जो अगला शासक बनता है वो था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और चक्रा युद्ध, यहाँ पर चक्रा होगा, चक्रा युद्ध एवं उसके जो संरक्षक थे धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। क्या किसको पराजित किया था? चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक थे धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, उसको पराजित किया था। गोविंद तृतीय का आगे पुत्र था अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था और वो एक महान शासक था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जो अमोघ वर्ष प्रथम था वो जैन धर्म का अनुयायी था।
किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और इसके गुरु का नाम पूछा जाता है तो क्या था? जैन आचार्य जिनसेन। क्या था? जिनसेन। जो अमोघ वर्ष था एक महान विद्वान था और इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कविराज मार्ग। इसने कविराज मार्ग की रचना की थी। ये विद्वान था और इसकी दरबार में कई विद्वान रहते थे, जिनमें से थे एक था जो इसका गुरु था जिनसेन, आदि पुराण का लेखक जिनसेन। यहाँ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जिनसेन ऐसे लिखा जाएगा, जिनसेन। एक तो इसका जो गुरु ही था वो आदि पुराण का लेखक था, वही इसके दरबार में रहता था। एक गणितासार का लेखक महावीर आचार्य एवं अमोघ वृत्ति का लेखक सत्यायना इसके दरबार में रहते थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे है जी, कला एवं साहित्य के अपने प्रेम के कारण जो अमोघ वर्ष प्रथम था उसकी तुलना गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की जाती थी। किसके साथ की जाती थी? गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की जाती थी। और उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण इसकी तुलना अशोक के साथ की जाती थी। किसके साथ? अशोक की, मौर्य वंश के शासक अशोक के साथ की जाती थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि अमोघ वर्ष प्रथम ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी। पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट का कौन सा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी? तो वो था अमोघ वर्ष प्रथम। आगे कृष्ण द्वितीय शासक बनता है और उसका जो शासनकाल था वो सारा ही चालुक्यों के साथ संघर्ष करने में ही व्यतीत हो जाता है। कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, इंद्र तृतीय, इसने भी त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार शासक महीपाल को हराया। किसको हराया? प्रतिहार शासक महीपाल को हराया। आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट के वो कौन कौन से शासक थे जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और दूसरे वंशों के किन किन शासकों को हराया। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद जो इंद्र तृतीय था इसके दरबार में एक अरबी यात्री आता है। कौन आता है? इंद्र तृतीय के दरबार में अरब का यात्री अल-मसूदी वो भारत आया था और अल-मसूदी ने तत्कालीन जो राष्ट्रकूट शासक थे उनको भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। किसके दरबार में आया था वो? किसके काल में आया था? इस चीज़ को याद रखना है। इंद्र तृतीय के काल में आया था। जो यात्री अरब का अल-मसूदी था, अरब का यात्री अल-मसूदी इंद्र तृतीय के काल में भारत आया था और उसने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। आगे जो शासक बनता है वो बनता है अमोघ वर्ष द्वितीय। इसमें आपको सिर्फ इसीलिए याद रखना है इसको क्योंकि इसने सिर्फ एक ही वर्ष के लिए राज किया था। इसके बाद गोविंद चतुर्थ का जो शासनकाल था इसमें बेंगी के जो चालुक्य थे उनकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। जो आगे शासक आता है वो है कृष्ण तृतीय। ये नाम ही आपको कंफ्यूज करते हैं, आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। कृष्ण तृतीय ने एक तो अकाल वर्ष की उपाधि ली थी, ये याद रखना है, अकाल वर्ष की उपाधि ली थी। दूसरा इसमें सबसे मुख्य बात याद रखनी है कि इसने कांची व तंजौर को विजय किया था और विजय करने के बाद इसने जो उपाधि ली थी वो तंजकोंड की ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? तंजकोंड की उपाधि ली थी। इसने चोल नरेश प्रांतक प्रथम, ये प्रांतक ऐसे है, प्रांतक प्रथम को परास्त किया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कृष्ण तृतीय ने फिर रामेश्वर में एक मंदिर बनाया। रामेश्वर में एक मंदिर व एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।
ये याद रखना है। आगे है जी शांति पुराण के रचयिता। शांति पुराण के रचयिता लेखक कौन इसके दरबार में आए थे? किसके? कृष्ण तृतीय के दरबार में शांति पुराण के रचयिता लेखक कौन आए थे? जो कृष्ण तृतीय था वो राष्ट्रकूट वंश का आखिरी शासक था। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का आखिरी महान शासक कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए कृष्ण तृतीय। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी, तो आपका आंसर होगा कर्क द्वितीय। कौन? कर्क द्वितीय, क्योंकि जो बिल्कुल लास्ट शासक था जिसके बाद चालुक्य वंश समाप्त हो गया वो तो था कर्क द्वितीय, और महान शासक पूछा जाए तो वो था कृष्ण तृतीय। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। फिर इनके समय में कुछ जो एलोरा में जो गुफाएं बनी थी उनके बारे में आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि एलोरा व एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में जो 34 शैलकृत गुफाएं हैं, कितनी हैं? 34 हैं। इसमें से 1 से लेके 12 तक बौद्धों से संबंधित हैं, 1 से लेके 12 तक तो बौद्धों से संबंधित है, और 13 से लेके 29 तक हिंदुओं से संबंधित हैं। उसके बाद 30 से लेके 34 तक ये गुफाएं जैनों से संबंधित हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या कितनी है? 10। गुफा संख्या कितनी है? 10 प्रसिद्ध हैं। और इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिनमें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। जिनको 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। 2 मंजिली हैं और 3 मंजिली हैं, मंजिलियों को थल कहा गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ये चीज़ें भी आपको साथ में याद रखनी हैं। एलोरा गुफाओं का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था वो फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था। किसने किया था? थेविनेट ने। ये आपको भी याद रखना होगा। कौन सी शताब्दी में किया था? 17वीं शताब्दी में किया था। तो ये था हमारा राष्ट्रकूट वंश। एक आप और बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो किसकी पूजा करते थे या किस धर्म को मानते थे, तो वो शैव धर्म को भी मानते थे, वैष्णव धर्म को भी मानते थे और जैन धर्म के भी वो उपासक थे। ये तीनों धर्मों को मानते थे। तो ये थी हमारी राष्ट्रकूट वंश की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूज़न होती है, अगर समझ न आई तो आप 2 बार देख सकते हो। अगर पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।